अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं रज़ा ज़ैदी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, फिरदौस आशिक अवान का ओहदा किया गया, असेंबली के दरवाजे भी उन पर बंद हो गए। वज़ीर आला के साबिक मुआविन ख़ुसूसी को पंजाब असेंबली में दाखिले की इजाज़त ना मिल सकी, सिक्योरिटी स्टाफ ने रोक लिया। फिरदौस आशिक अवान एहसन सलीम बरियार की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत के लिए आई थीं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि फहरिस्त में नाम तो था, मालूम नहीं किसने काटा। स्पीकर का इस्तेहकाक है, किसको दाखिले की इजाज़त दें किसको ना दें, घर की बातें घर में बैठ कर तय करेंगे। आज़म मलिक की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब की साबिक मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान नौ मुंतखब रुकन असम्बली एहसन सलीम बरियार की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए पंजाब असम्बली पहुंची तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। उस्मा कारदार आपके साथ मौजूद है, ये आपको अंदर ले जा सकती हैं? नहीं जी, मैं अपने जोरे बाजू पे जाती होती हूँ। बादशाह अहाता असम्बली में एहसन सलीम बरियार के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि असम्बली इजलास और हलफबरदारी हो जाने के बाद अंदर जाने की जरूरत ही नहीं थी, उन्हें किसी ने टारगेट नहीं किया। चौधरी परवेज लाई बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं, वो ऐसी सोच के मालिक नहीं हैं। चौधरी परवेज लाई साहब कम अज कम ऐसा नहीं कर सकते और ना उनकी किसी जगह पे भी कोई ऐसी टारगेट करके इंटेंशन हो कि वो हमें डिग्रेड करें। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने मुस्लिम लीग नून को मुखातिब करते हुए कहा कि वो उनके जाने से खुश ना हो, सीने पर मूंग दलती रहेंगी। वो तमाम जो दरबारी हवारी कनीजें और स्टपनियां जो जिनकी बातें खिली हुई हैं कि डॉक्टर फिरदौस जो है वो आपके सीने पे मूंग दलती रहेगी, क्योंकि आपकी जान नहीं छूटेगी। नौ मुंतखब रुकन असम्बली एहसन सलीम बरियार का कहना था कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान और पार्टी क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। कैमरामैन मोहम्मद रेहान और रिपोर्टर ज़ीशान बख्श के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। पंजाब असेंबली में दाखिल होने से रोके जाने के बाद डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान गवर्नर हाउस लाहौर में वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए जतन करती रहीं, मगर वहाँ पर उन्हें सिक्योरिटी एहलकारों ने वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करने से रोक दिया। ज़ीशान बख्श की रिपोर्ट देखिए। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए गवर्नर हाउस की इंतज़ारगाह में मुंतज़िर रहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान जैसे ही गवर्नर हाउस के कमरे से निकले तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने मुलाकात की कोशिश की, जिस पर सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात से रोक दिया। हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हुए फिरदौस आशिक अवान ने एक बार फिर वज़ीर आज़म से मुलाकात की कोशिश की और इस बार कामयाब हो गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चलते चलते उनका मौक़िफ़ सुना। फिरदौस आशिक अवान ने वज़ीर आज़म से शिकवा किया कि मेरे साथ पंजाब में ये क्या हुआ है, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आपको बेहतर पता होगा, मैंने तो पहले ही आपको बड़ी मुश्किल से भिजवाया था। दूसरी तरफ फिरदौस आशिक अवान के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट इलेक्शन में कामयाबी पर फिरदौस आशिक अवान को शाबाश दी। फिरदौस आशिक अवान जल्द इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगी। ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। फिरदौस आशिक अवान ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा है कि हासिदीन ये बात जहन में रखें कि वज़ीर आज़म से बगैर शेड्यूल कोई मुलाकात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल से कॉल मौसूल होने के बाद ही उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। उनके हवाले से बेबुनियाद खबरें चलवाने वाले नादान दोस्त होश के नाखून लें। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म से गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस से बाकायदा मुलाकात का पैगाम मौसूल हुआ। चंद शरपसंद अनासर से वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हज़म नहीं हो रही और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हासिदीन के हाथ में सिवाय मायूसी के कुछ नहीं आया। फिरदौस आशिक अवान पर पंजाब असेंबली के दरवाजे बंद होने पर मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने उन पर तंज के तीर चला दिए। मुझे यकीन माने बहुत अफसोस हुआ। बाजी जो है वो खुद ही जो है वो बारात के अंदर जो है बाराती बन के आ गई थी और पहले पता तो कर लेती कि उनको हलफबरदारी की तकरीब में को बुलाना भी चाह रहा है कि नहीं बुलाना चाह रहा, लेकिन मुझे अफसोस हुआ एज ए सियासी वर्कर, मुझे अफसोस हुआ। और ये लम्हा फ़िक्रिया है कि कोई बदज़बानी, कोई बद कलामी, कोई भी हरकत जो है वो काम नहीं आती जब अगलों ने आंखें फेर लेनी हो। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि पंजाब में इस वक्त सिर्फ नवाज शरीफ की हिमायत या मुखालफत का वोट बैंक है। मरीम नवाज शरीफ के बयानी की बेहतर तर्जुमानी करती हैं और पार्टी कारकुन इस बयानी के साथ खड़े हैं। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। तासुर उभरता है कि आप राइट साइड पर नहीं खड़े हैं, आप इलेक्शन हार सकते हैं। फिर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में भी इख्तिलाफात हैं, तो पार्टी क्यों नहीं टूटेगी? क्यों जिसने इलेक्शन जीतना है वो पहले 2018 का अगर हार गया या फिर हुकूमत में नहीं आया जीतने के बावजूद, वो 2023 में भी अपोजिशन में बैठना चाहेगा, इलेक्शन हारना चाहेगा? आप बात कर रहे हैं उन लोगों की जो यानी जिनको आप
सेमी इलेक्टेबल्स कहें या जिन लोगों के मुतल्लक आप ये बात करें कि जो लोग खामोशी से पुरअमन तरीके से जो है वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने में ही इंटरेस्टेड है और कोई सियासी तौर पे जो है वो इतने ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं होते, तो उन लोगों में इस किस्म की जो है वो सोच पाई जाती है। लेकिन सेंट्रल पंजाब में भी और साउथ में भी अब हमें किसी भी हलके में कोई ऐसी सूरत नहीं है कि वहाँ पे जो है वो हमें जो है वो इलेक्शन के लिए लोग अवेलेबल ना हो। पीपल्स पार्टी अपना वोट जो है वो उसको वापस लाती है और क्यों लीग या किसी भी कोई एक धड़ा तीसरा बनता है, तो फिर तो मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो मैदान और ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिस हलके में 1 to 1 फाइट नहीं होगी, उस हलके में तो PMLN के कैंडिडेट को जो है वो पकड़े नहीं जा सकेगा। 2018 में हमें इस हद तक जो है वो शायद इदराक नहीं था। ये 2023 होगा अगर इस मर्तबा हलकों में लोगों को ज़बरदस्ती उनका बाजू मरोड़ने की कोशिश की गई, ज़बरदस्ती धांधली करने की कोशिश की गई, तो ये मैं आपको बता दूं कि फिर हर हलके में जो है वो लड़ाई होगी। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की पीपल्स पार्टी पंजाब में भी सरप्राइज़ देगी। मुस्लिम लीग नून का कारकुन मायूस है और जहांगीर तरीन ग्रुप को भी अब तहरीक इंसाफ में पुरानी हैसियत नहीं मिलेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में किया। नून लीग में राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि अगर आप भी होते हैं और अगर 1 to 1 की जगह 3 तरफा मुकाबला होता है तो पीपल्स पार्टी भी PTI का वोट काटेगी, क्योंकि 2018 में पीपल्स पार्टी का वोट नून लीग को नहीं गया था बल्कि PTI को गया था। तो आपका कोई चांस है या आप भी इन दोनों में से किसी एक ही को फायदा दे रहे होंगे, वरना पंजाब में कोई इतना ज्यादा चांस नहीं है आपका? कश्मीर के अंदर हमारी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, बलूचिस्तान के अंदर जो जॉइनिंग हुई है, ठीक है, इलेक्टेबल्स का एक बड़ा ग्रुप आया है जो अपनी हैसियत रखता है। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग का भी एक्सपोज होना हमारे लिए बहुत जरूरी था कि मुस्लिम लीग जो बयानिया लेके चली थी, वो बयानिया वोट को इज्जत दो वाला आज कहाँ खड़ा है? मुस्लिम लीग क्या अपने उस बयानिए के साथ उसी इखलास के साथ खड़ी है, या दो बयानिए अलग अलग जो नुक्ता नजर है, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग जो इंटरेस्ट हैं, उसको वो बयान कर रहे हैं और वो अब बयानिया खुल के सामने आना शुरू हो गया है, जिससे आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग के वोटर में भी मायूसी है और उसकी रिफ्लेक्शन एक तरफ अपोजिशन को तोड़ने की और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के डबल बयानिए की अब वो खुल के सामने आ गई। हम ये नहीं कह रहे कि हम पूरा पंजाब फतह कर लेंगे, हम ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइव होगी। और अगर हम पंजाब के अंदर जो हमारे साथी थे, यकीनन आज भी हमारे पास वो मौजूद है, और कुछ जो लोग PTI में गए थे और अभी इलेक्शन में जितना वक्त बाकी है उसमें यकीनन आप देखेंगे, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर एक सरप्राइज था, आपको पंजाब के अंदर से भी कुछ सिटिंग और कुछ साबिक मेंबरान, और सारे वो नहीं होते इलेक्टेबल जो दो जमातों में अकोमोडेट हो गए, वो भी तो है जो दोनों जमातों में अकोमोडेटेड नहीं है लेकिन मौजूद हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप से हमारा राब्ता हुआ नहीं हुआ, मेरे इल्म में नहीं है। जहांगीर तरीन साहब के साथी जो आज यहाँ खड़े हैं, अगर ये अपनी जमात में वापस भी जाते हैं तो उनकी अगले इलेक्शन से पहले वो हैसियत वहां नहीं रहनी, वो यहाँ के भी नहीं रहेंगे, वहां के भी नहीं रहेंगे, तो उनको भी अपना इस बात का अदराक है, तो उनको कोई फैसला करना पड़ेगा। सईद गनी की 13 अगस्त को FIA में तलबी, सूबाई वजीर का पेश होने से इनकार, कहा कि वजीर आजम का सिंध में विफाकी इदारों के इस्तेमाल का आगाज़ लगता है। सिंध असम्बली में सईद गनी ने कहा कि FIA के नोटिस के जरिए पूरी पीपल्स पार्टी को हरासा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ आपको खबर दें, मुहर्रम उल हराम का चांद नज़र आ गया है। यौम आशूर 19 अगस्त जुमेरात को होगा। इस बात का ऐलान रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया। वेलकम बैक। हवाई जहाज़ों के बाद वैक्सीन न लगवाने वाले अब ट्रेन का सफ़र भी नहीं कर सकेंगे। NCOC ने 1 अक्टूबर से बगैर वैक्सीन के अफराद पर रेल के सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी है। NCOC ने हिदायत की है कि विफाक की इकाइयाँ SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। विफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में मुल्क में कोरोना सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। एलामी के मुताबिक इजलास में मुल्क में खासकर रावलपिंडी और पेशावर में कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव पर इजहार तशवीश किया गया।
मुतालिका इकाइयों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत की गई। मुहर्रमुल हराम की आमद के पेश नज़र किए जाने वाले इक़दाम पर भी गौर किया गया। NCOC ने वैक्सीनेशन के अमल पर इजहार इत्मीनान किया, ताहम दूसरी डोज बर वक्त लगवाने के लिए इक़दाम उठाए जाने पर भी जोर दिया गया। कराची में कोरोना केसेस के मुस्बत आने की शरह 21% से कम नहीं हो सकी। शहर में एक हफ्ते में वायरस 150 जिंदगियां निकल गया। मुतादिद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अवाम की वैक्सीन की कमी का भी सामना है। रिपोर्ट करेंगे खावर खान। 9 रोज़ा लॉकडाउन, बड़ी ट्रांसपोर्ट, तालीमी इदारे, बड़े बाजार और मार्केटें बंद, खेलों के मैदान वीरान, लेकिन कोरोना वायरस आज़ाद। जी हाँ, ये हाल है कराची का, जहाँ 9 रोज़ के बाद लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, लेकिन कोरोना के मुस्बत आने की शरह का ग्राफ नीचे ना आया। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 21.40% रही। इस दौरान 6,331 अफराद में से 1,355 के टेस्ट मुस्बत आए। हुक्काम के मुताबिक यकम से 7 अगस्त तक शहर में मुस्बत केसेस की शरह कभी भी 20% से नीचे ना आ सकी। इस दौरान 11,946 अफराद कोरोना का शिकार हुए, जबकि 150 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। शहर में 24 घंटे काम करने वाले बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स सिंध गवर्नमेंट कोरंगी नंबर 5, न्यू कराची, लियारी जनरल, चिल्ड्रन अस्पताल, लियाकताबाद और खालिक दीना हॉल समेत मुतादिद सेंटर्स पर साइनोवैक का पहला डोज मौजूद नहीं। फाइजर खत्म और मॉडर्ना नायाब हो गई है। 14 तारीख को आएगा, अब 14 को कब आएगा नहीं आएगा अल्लाह जानता। फिर अब परेशानी कहाँ औरंगी टोन में आ रहा हूँ, बताएं। सैनोवैक कह रहे हैं अभी अवेलेबल नहीं है, संडे तक आ जाइएगा। फर्स्ट लग गई है और अभी सेकंड लगानी थी तो वो अभी ख़त्म हुई भी है, तो वो बोल रहे हैं 14 तारीख को आ जाइएगी। तर्जुमान महकमा सेहत का दावा है कि जिन सेंटर्स पर कमी है वहाँ वैक्सीन फराहम कर रहे हैं। तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन तमाम तर हुकूमती इक़दामात के बावजूद मुस्बत केसेस में कमी न आना कहीं अवामी लापरवाही और वैक्सीन से दूरी तो नहीं। इसीलिए अब भी वक्त है। कोरोना को ना और वैक्सीन को हाँ कहकर अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाई जा सकती है। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान में कोरोना की पहली लहर के दौरान PDMA की जानिब से खर्च किए गए 1 अरब 80 करोड़ रुपए की तफसीलात सामने आ गई हैं। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता साल फरवरी में कोरोना की पहली लहर ने बलूचिस्तान में एंट्री दी तो सूबाई हुकूमत ने इस वबा से निपटने के लिए PDMA को 2 अरब 23 करोड़ रुपए की रकम रिलीज की। PDMA ने गुज़िश्ता साल फरवरी से जून तक 1 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च किए। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन अरकान और दीगर हलकों ने हुकूमत से इस भारी रकम की तफसीलात तलब और इस पर सवालात उठा दिए। फेस मास्क N95 800 रुपए का एक खरीदा गया है। 20,000 दाने इसके खरीदे गए 16 मिलियन के। 1 करोड़ 60 लाख रुपए के जो हैं जनाबे वाला 800 रुपए में मास्क पहले खरीदे गए। फिर उसके बाद प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स PPE जर्मनी 3,904 रुपए एक PPE, जो इस वक्त इसकी कीमत बाजार में 350 रुपए है। ये 3,904 रुपए में खरीदी गई 500 तादाद। 3,000 रुपए की एक रजाई खरीदी है, 400 दाने इन्होंने खरीदे हैं। 1 करोड़ 22 लाख रुपए का जो है छोटे बोतल पानी के खरीदे गए। अच्छा, कोरोना की मरज को कंट्रोल करने के लिए क्रिकेट बॉल्स खरीदे गए, कोरोना के मरज से लड़ने के लिए फुटबॉल खरीदे गए, कोरोना के मरज को उन्होंने PDMA का रिपोर्ट दी। सुने कोरोना के मरज को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने डॉल्स खरीदे, जो क्या गुड़िया के उर्दू में जिसको कहते हैं। कोरोना के मर्ज को कंट्रोल करने के लिए लूडो के गेम खरीदे गए। आप सुनते जाएं जनाब स्पीकर। कोरोना की मर्ज को कंट्रोल करने के लिए ताश खरीदे गए, रमी खेल के कोरोना को भगाएंगे। महकमा PDMA ने इन एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये खरीदारी हंगामी हालात में की गई। उस वक्त अशिया ज़रूरत की कमी थी जो मजबूरन PDMA को महंगे दामों खरीदना पड़ी। ये जो रेट्स हैं उस टाइम कोरोना का वबा था, आज के हालात नहीं थे कि हर चीज़ आपको नॉर्मल मार्केट्स में मिल रहे थे। उस टाइम हर चीज़ की शॉर्टेज थी। PDMA को कहा गया कि इन चीज़ों को आपने ज़रूर इमरजेंसी तौर पर लाना है।
बुरसान हुकूमत की जानिब से कोरोना के दौरान 6 अरब रुपए खर्च करने का दावा किया गया था। इन अखराजात पर ऑपोजिशन अरकान के एतराज़ात पर तजियाकारों का कहना है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम अखराजाती तहकीकात नैब, एंटी करप्शन और दीगर तहकीकाती इदारों से कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कैमरामैन एक्मी रोजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। पंजाब के नामजद सूबाई वजीर मलिक असद खोखर के भाई का कत्ल गली से गुजरने के छोटे से तनाज़े पर शुरू होने वाली देरीना दुश्मनी का नतीजा निकला है। मानोवाल गांव 2 वाज़ेह ग्रुपों में तकसीम हो चुका है। तूर ग्रुप और गिट्ठा ग्रुप दरअसल एक ही खानदान का हिस्सा हैं। एक ग्रुप के दादा पस्त कद थे, जिस वजह से वो गिट्ठा ग्रुप कहलाता है। 26 साल पहले 1995 में दुश्मनी का आगाज हुआ जब गली से गुजरने के तनाज़ा पर असलम उर्फ बिल्ला कत्ल हुआ। नामजद सूबाई वजीर असद खोकर के मकतूल भाई मुबशर खोकर असलम उर्फ बिल्ला के कत्ल की पैरवी कर रहे थे। मकतूल मुबशर खोकर पर कातलाना हमला भी हुआ जिसमें वो जख्मी हुए और फिर गिट्ठा ग्रुप से दुश्मनी शुरू हो गई। दोनों तरफ से अब तक 15 अफराद कत्ल हो चुके हैं। एक दूसरे पर 20 से ज्यादा मुकदमात भी दर्ज हुए। पुलिस तफ्तीश के दौरान मुल्जिम नाजिम ने मजीद इंकशाफ किया है कि मकतूल मुबशर ने शादी की तकरीब में उसे देख लिया था, लेकिन वज़ीर आला की मौजूदगी के बायस मकतूल मुबशर ने उसे कुछ नहीं कहा। मुल्जिम नाजिम ने मजीद बताया कि वज़ीर आला जैसे ही तकरीब से बाहर निकले उसने बाहर जाकर मुबशर खोकर को कत्ल कर दिया। मानोवाल गांव में मकतूल मुबशर और मुल्जिम नाजिम का घर चंद कदम के फासले पर है। मुल्जिम नाजिम के अहल खाना घर को ताले लगाकर गायब हो चुके हैं। गाँव वालों का कहना है कि मुल्जिम नाजिम का कोई चचा कत्ल नहीं हुआ। मुल्जिम नाजिम ने एक शख्स मंशा को भाई के कत्ल की गवाही में मुनहरिफ होने पर कत्ल किया था। मंशा के कत्ल के वक्त मुल्जिम नाजिम की उम्र कम थी, इसलिए वो सजाए मौत से बच गया और 2019 में बरी हो गया। एक पार्टी के दबाव पर मंशा ने नाजिम के भाई बिल्ला के कत्ल की गवाही से इनकार किया तो मुल्जिम नाजिम ने साथी नदीम के साथ मिलकर 26 सितंबर 2012 को उसे कत्ल कर दिया। नाजिम के जेल से बाहर आने के बाद मकतूल मुबशर खोकर ने उसे लिफ्ट नहीं कराई, जिसका उसे रंज था। जरा का कहना है कि मकतूल मुबशर खोकर के मुल्जिम नाजिम के साथ बेरुखी की एक वजह उनकी गिट्ठा ग्रुप से मुखालफत भी थी। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में सगियां पुल के करीब मियावाकी जंगल का इफ्तिताह कर दिया, जहां 1,60,000 देसी पौधे लगाए गए हैं। जापानी मियावाकी तकनीक की वजह से इन पौधों की अफजाइश 10 गुना तेज़ी से होगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने आज सगियां पुल के करीब मियावाकी जंगल का इफ्तिताह किया है। मैं अपने ड्रोन से कहूँगा कि जाए और ये हालात का जायज़ा ले कि ये जंगल कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। मियावाकी तकनीक का आगाज़ 1960 में अकीरा मियावाकी नामी जापानी ने किया था। इस तकनीक से पौधों की अफजाइश 10 गुना तेज़ होती है। PHA ने मुख्तलिफ सियासी मकामात पर इस तरह के 53 जंगलात लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज इसका इफ्तिताह करते हुए कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करने की सबसे ज़्यादा सलाहियत रखता है, जिससे माहौल बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हमारे देखते देखते अब लाहौर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर बन गया। तो ये जो आपने आज किया है ये शुरुआत है और ये मुझे बड़ी खुशी है कि ये रिकॉर्ड है, ये सबसे बड़ा दुनिया का मियावाकी जंगल उगाया गया और हम आज इसको डेडिकेट करते हैं जो इसके बानी थे। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। PHA के DG जवाद कुरैशी का कहना था कि इस जंगल में मुख्तलिफ किस्म के पाकिस्तानी फलदार दरख्त भी लगाए गए हैं। एक मखसूस तरकीब से के साथ चलते हैं, कुछ ऊपर निकल जाते हैं जो कि कैनोपी लेयर बनाते हैं, फिर उसके दरमियान में कुछ आ जाते हैं और वो सब कुछ जो पौधे उसमें कामयाब नहीं होते वो उसी सॉइल का, उस मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। हर फर्द अपने हिस्से का दरख्त लगाकर अपनी आइंदा नस्लों को माहौलियात के हवाले से महफूज बना सकता है। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। ब्रेक के बाद आपको खबर दें, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नवाज शरीफ के पास पासपोर्ट नहीं है। अब उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो अपील कर लें या सियासी पनाह हासिल कर लें। इस्लामाबाद में मीडिया टॉक में शेख रशीद ने कहा कि नून लीग के किसी रहनुमा ने बयान दिया है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया तो क़यामत आ जाएगी। वज़ीर दाखिला बोले कि इस मुल्क में भुट्टो फांसी चढ़ गए लेकिन चिड़िया नहीं फड़की, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से क्या होगा। और शेख रशीद को जवाब देते हुए रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ को 2 ऑप्शंस देने वालों के अपने ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। शेख रशीद एक मशवरा अपने साबिक बॉस परवेज़ मुशर्रफ को भी दे दें जो पाकिस्तान से भागा हुआ है। सियासी पनाह गुज़ीन अपनी टांगी की फ़िक्र करें, कोचवान भागने वाला है। उन्होंने कहा कि शेख रशीद ने जब से वजारत दाखिला संभाली है अमन व अमान का हाल भी रेलवे के हादसात वाला हो गया है।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि शेख रशीद सियासी तारीख को मस्ख करने की कोशिश ना करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का अदालती कत्ल आज भी कौम के दिल पर जख्म है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी जाने वाली सज़ा के खिलाफ कई जानिसारों ने खुद सोजी की। पीपल्स पार्टी के बहादुर कारकुनों ने फांसियां कबूल की। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि पाकिस्तान आइंदा 2 साल अबू धाबी डायलॉग की सदारत करेगा। अबू धाबी डायलॉग का इनकाद रवां साल के आखिर में होगा। अबू धाबी डायलॉग की आइंदा 2 साल के लिए सदारत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेहनत कशों के हुकूक़ के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशों की पजीराई है। इसके ज़रिए हम बैनुल-अक़वामी सतह पर लेबर क़वानीन के लिए बेहतर इकोसिस्टम बना सकते हैं। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि ये मेहनत कशों को बाइख्तियार और उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अहम है। अबू धाबी डायलॉग के ज़रिए आलमी सतह पर लेबर महारत को अपग्रेड किया जा सकेगा। अबू धाबी डायलॉग के 2008 में क़याम के बाद पाकिस्तान के हिस्से में ये एजाज़ पहली बार आया है। अबू धाबी डायलॉग लेबर ओरिजिन के 12 एशियाई और 6 खलीजी ममालिक पर मुश्तमिल है। चेयरमैन पंजाब IT बोर्ड असफर मंजूर ने कहा है कि अब ई-पे के जरिए भी पंजाब में टैक्स जमा कराया जा सकेगा। टोकन टैक्स हो या ट्रैफिक चालान, अब एक क्लिक के जरिए इसकी अदायगी की जा सकेगी। असफर महमूद ने कहा कि ई-पे पंजाब के जरिए अब तक 36 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स वसूल किए जा चुके हैं और इससे अब तक 53 लाख शहरी मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। कोरोना वबा में शहरियों को घर बैठे टैक्स अदायगी की सहूलत मिली और दफातर के चक्रों से उन्हें निजात मिली। ई-पे की वजह से अब बैंकों की कतारों में लगने या थाने जाकर कागजात लेने से शहरियों की जान छुट जाएगी। कोयटा की कायद आज़म लाइब्रेरी में किताबों से मोहब्बत करने वालों की तादाद इतनी होती है कि लोग ज़मीन पर बैठ कर भी किताबें पढ़ते हैं। किताब से मोहब्बत करने वालों के आलमी दिन पर कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए। कोयटा की 30 लाख आबादी के शहर में सिर्फ सरकारी 4 लाइब्रेरियां फ़ाल जबकि 2 गैर फ़ाल हैं। यह है कोयटा की अदालत रोड पर वाक़े कायद आज़म पब्लिक लाइब्रेरी, जहां रोज़ाना किताबें पढ़ने के लिए आने वालों की तादाद इस कदर ज़्यादा होती है कि अक्सर औकात उन्हें यहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ दस्तियाब न होने पर ज़मीन पर बैठना पड़ता है। इस वक्त भी कुछ नौजवान मुकाबले के इम्तहान की तैयारियाँ कर रहे हैं तो कई एक फ़लसफ़ा, अदब और जनरल नॉलेज किताबें पढ़ने में मगन हैं। मैं यहाँ पे आकर जनरल किताबें पढ़ता हूँ, ज़्यादातर फ़िलासफ़ी लिटरेचर से रिलेटेड और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की जो किताबें होते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, तो इनसे रिलेटेड मैं स्टडी कर रहा हूँ। कोयटा में लाइब्रेरियों की कमी को देखते हुए कुतुब से मोहब्बत करने वाले अफराद ने निजी लाइब्रेरियां बना ली हैं। मारूफ मालिज डॉक्टर लाल मोहम्मद काकड़ ने अपने भाई बाज मोहम्मद काकड़ मरहूम की याद में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई तो एक नौजवान ने कैफ़े लाइब्रेरी बनाकर एक नया आइडिया पेश किया। इस कैफ़े का एक हिस्सा अदब, शेर व शायरी करने वालों के लिए मख्तस किया गया है। यहाँ पे काफ़ी मतलब जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वकला हैं, मुख्तलिफ अदब से जिनका ताल्लुक़ है, वो आके यहाँ पे बैठते हैं और अपना मुताला करते हैं, अपनी शेर व शायरी करते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ मतलब जो है लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, अपना जो है ना मुताला भी जारी रखते हैं। जब बात हो कुतुब से मोहब्बत करने वालों की तो कबायली शख्सियत नवाबज़ादा लश्करी रईसानी का जिक्र भी ज़रूरी है कि वो सूबे की लाइब्रेरियों को कुतुब की फराहमी का बेड़ा उठाए हुए हैं। इसके अलावा मंद के मुराद को कौन भूल सकता है जो अपने ऊँट पर लाइब्रेरी बनाकर दूर दराज इलाकों के बच्चों को कुतुब बीनी की जानिब माइल करता है। कैमरामैन एक्मे रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़ कोयटा।